हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 6 दैट इज इवोल्यूशन के एक न्यू और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट, जिसका नाम है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। अब आप बोलोगे मैम पॉपुलेशन जेनेटिक्स ये क्या नया पंगा है, इसमें हमें क्या पढ़ना है? तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स में एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ना होता है जिसका नाम है हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। क्या पढ़ना होता है आपको? हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। मतलब कि अभी तक जो जेनेटिक्स की पढ़ाई आपने करी इन चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5, वो एक सिंगल इंडिविजुअल की पढ़ाई करी है आपने। एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जीन क्या होती है, कैसे इनहेरिटेंस होती है, कैसे एक्सप्रेस होती है, ये सारी बातें आपने अभी तक पढ़ी। बट अब हम जो अब पढ़ाई करने जा रहे हैं वो हम एज अ पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन में अगर हम जेनेटिक्स की स्टडी करें, कैसे कोई एलिल उनमें अपने आप को एक्सप्रेस करती है, कैसे एलिल्स की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है और एलिल्स की फ्रीक्वेंसी चेंज होना हमें अल्टीमेटली क्या शो करता है। इसलिए इस टॉपिक को हम ये सारी बातें हम इस टॉपिक में कवर करेंगे और इसमें पढ़ेंगे हम हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। तो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल पढ़ने से पहले आपको रिविजन कराती हूँ मैं कि एलिल क्या होता है। आपने पढ़ा है ना दिस वर्ड एलिल, तो याद है आपको क्या होता था एलिल? एलिल से पहले आपको पता होना चाहिए जीन। तो जीन क्या होता है? जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का वो सेगमेंट जो जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। डीएनए का वो टुकड़ा जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीन। अब एक जीन के दो क्या होते हैं? दो अलग अलग फॉर्म होते हैं, दो ऑपोजिट कंट्रास्टिंग ट्रेट होते हैं। सपोज अगर टॉल की जीन थी, टॉल जीन किसकी है? सॉरी, जीन किसकी है? हाइट की। जीन किसकी है? हाइट की जीन है। हाइट की जीन है तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, या तो टॉल या तो ड्वार्फ। ओके, तो एक ही जीन के ये जो दो ऑपोजिट या कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स होते थे इसको हम लोग क्या बोलते थे? एलिल्स। इसको ही हम लोग क्या बोलते थे? एलिल्स। समझ में आ रही है आपको बात, है ना? तो भैया एलिल तो समझ में आ गया कि क्या होता है, कंट्रास्टिंग फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ अ जीन। एक ही जीन के दो कंट्रास्टिंग फॉर्म जो होते हैं वो कहलाते हैं एलिल। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी तो आपने फिजिक्स में पढ़ा है कभी अगर, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? रिपीटिशन, नंबर ऑफ टाइम एनीथिंग रिपीट, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन अ सेकेंड। अगर हम फिजिक्स में पढ़ते तो हम पढ़ते थे नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन अ सेकेंड, एक सेकेंड में कितने रिपीटेशन हुए हैं। तो बेसिकली जो आपको फ्रीक्वेंसी से समझ में आना चाहिए, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है रिपीटिशन। क्या मतलब होता है? सिंपल सीधा फ्रीक्वेंसी का रिपीटिशंस, कितनी बार रिपीट हुई है कोई भी चीज। तो आपको एलिल समझ में आ गया, आपको रिपीटिशन समझ में आ गया। अब हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल क्या बोलता है? तो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल बहुत ही साधारण सी छोटी सी बात बोलता है। क्या बोलता है वो बात? किसी भी बड़ी सी पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन की बात करें, आपको पता है ना पॉपुलेशन कैसे बनती है? अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को मिला के पॉपुलेशन फॉर्म होती है। किसी भी पॉपुलेशन में जो एलिल्स की फ्रीक्वेंसी होती है, अब एलिल्स की फ्रीक्वेंसी को पूरा एक साथ कंसीडर कर लो आप, जो एलिल्स की फ्रीक्वेंसी होती है, एलिल्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कांस्टेंट होती है, वो चेंज नहीं होती। अब एलिल्स की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट क्यों रहती है, क्या रहती है, अगर चेंज हो गई तो क्या होगा, ये सब बातें अभी आगे डिस्कस होंगी। लेकिन हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल का स्टेटमेंट, प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल मतलब कि एक रूल है ना, थंब रूल है कि वो कुछ ऐसा बोलता है। अब वो फॉलो हो रहा है कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल बोलता क्या है वो आपको समझ में आया कि किसी भी पॉपुलेशन में जो फ्रीक्वेंसी रहती है एलिल्स की, दैट इज एलिल फ्रीक्वेंसी, इट इज कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होती है, वो कांस्टेंट रहती है। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उसी पॉपुलेशन में कांस्टेंट है, जनरेशंस भी जैसे जैसे चेंज होती जाएंगी, बट दैट एलिल फ्रीक्वेंसी विल रिमेन कांस्टेंट। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ। सेकेंड, द जीन पूल। अब जीन पूल क्या होता है? एक सिंगल होता है तो आपने उसको बोल दिया जीन, एक जो डीएनए का सेगमेंट है। मैं बोल रही हूँ एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, सपोज मैं अपनी बात कर रही हूँ, मेरे अंदर जितनी भी जीन है, मेरा पूरा जो जेनेटिक फ्रेमवर्क है वो कहलाएगा जीनोम। वो क्या कहलाता है? जीनोम। जीनोम।
और मैं अगर एक पॉपुलेशन की बात करूं, सपोज मैं अपनी लोकेलिटी जहां मैं रहती हूं उस लोकेलिटी की बात करूं, वहां पे जितने लोग हैं उन सबके जीनोम्स को मैं ऐड कर दूं, तो जब भी हम पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं, पूरी पॉपुलेशन की हम लोग जब भी स्टडी करते हैं, तो हम वहां पे जीनोम या जीन को ना यूज करके हम वहां पे यूज करते हैं जीन पूल। क्या यूज करते हैं हम लोग वहां पे? जीन पूल। तो आपको ये दो टर्म्स अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर किसी ऑर्गेनिज्म की स्टडी हो रही है तो इट विल बी जीनोम, और अगर पॉपुलेशन स्टडीज कर रहे हैं तो हम उसे बोलेंगे जीन पूल। क्या बोलेंगे? जीन पूल। तो टोटल जीन्स एंड देयर एलेल्स इन अ पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन में जितनी एलेल्स हैं, टोटल जितनी जीन है और उनकी जितनी एलेल है, उन सबको मिला के हम लोग बोल देते हैं जीन पूल। तो अब दो तरीके से बोल लो आप, या तो ये बोलो कि सारी जीन की सारी एलेल की फ्रीक्वेंसीज कांस्टेंट रहती है, या तो आप डायरेक्टली क्या बोल दो कि जीन पूल कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? जीन पूल कांस्टेंट रहता है। जब आप जीन बोल रहे हो, एलेल फ्रीक्वेंसी बोल रहे हो, मतलब जीन से रेफर कर रहे हो, तो आपको साथ में पॉपुलेशन वर्ड ऐड करना पड़ रहा है। लेकिन जब आप जीन पूल बोल रहे हो तो आपको पॉपुलेशन ऐड करना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज आपने अगर जीन पूल बोला तो वहाँ से ये बात समझ में आ रही है कि ऑलरेडी एक पॉपुलेशन का डिस्कशन हो रहा है। तो अल्टीमेट बात, अब ये तो थी इतनी सारी बातें, अल्टीमेट जो एक छोटी सी बात होती है, कंक्लूजन इतनी बड़ी सी बात का एक छोटा सा सार होता है। सार क्या है हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल का? हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल का सार ये है कि इन अ पॉपुलेशन एलेल फ्रीक्वेंसी विल बी कांस्टेंट। किसी बड़ी सी पॉपुलेशन में सारी एलेल्स की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती। दिस इज व्हाट इज द प्रिंसिपल हार्डी-वेइनबर्ग स्टेट्स। ओके, सम टोटल ऑफ ऑल द एलेलिक फ्रीक्वेंसी, अब जितनी भी एलेल हैं और उनकी जो भी फ्रीक्वेंसी है, सपोज 4 एलेल हैं, पूरी पॉपुलेशन में तो मल्टीपल एलेल हो सकती है ना, एक किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर 2 ही एलेल होती हैं, लेकिन आपने जो मल्टीपल एलेलिज्म का कंसेप्ट पढ़ा है, मैंने आपको तभी बताया था कि मल्टीपल एलेलिज्म का कंसेप्ट हम कब स्टडी करते हैं? पॉपुलेशन जेनेटिक्स में। तो सपोज किसी भी पॉपुलेशन में 4 एलेल्स हैं, तो 4 एलेल्स हैं, सपोज 4 एलेल्स हैं ए बी सी डी, और 4 एलेल्स में से अगर ए जो है उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रही हूँ मैं जस्ट बाय अ सिंबल एक्स, तो एक्स इज द ए वाली एलेल की फ्रीक्वेंसी, बी को कर दो वाई, जेड को कर दो सी को कर दो जेड, और डी को कर दो आप लोग पी से। तो अगर ये सारी चारों फ्रीक्वेंसी का हम सम करेंगे, सम इन द सेंस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी, तो इट विल बी इक्वल्स टू 1, इट विल बी इक्वल्स टू 1। तो सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ एलेल, एलेल्स का नहीं, एलेल की फ्रीक्वेंसीज का जब आप सम करते हो तो वो हमेशा 1 के बराबर आता है, शोइंग दैट एलेल फ्रीक्वेंसीज आर कांस्टेंट, शोइंग दैट एलेल फ्रीक्वेंसीज आर कांस्टेंट। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? आपको समझ में आया प्रिंसिपल क्या बोलता है हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल? चलिए, वेरी गुड। अब इसको कुछ और बातों के जीन पूल जीनोम ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई। अब हम कुछ और बातें देख लेते हैं। कुछ और बातों में क्या आएगा? अ पॉपुलेशन ऑफ 20 बीटल्स, ईच बीटल इज अ जीन पूल। तो देखो, अगर हम यहाँ पे बीटल्स कंसीडर कर रहे हैं, 20 बीटल्स हैं, हर एक बीटल के अंदर जो जीन है दैट इज हर जीनोम, पूरा सम टोटल जितना है वो जीनोम है। लेकिन हम इन सारों की इकट्ठा बात करें तो दैट इज जीन पूल, जो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया। एलेल फ्रीक्वेंसी रिफर्स टू हाउ फ्रीक्वेंटली अ पर्टिकुलर एलेल अपीयर इन अ पॉपुलेशन। तो एलेल की फ्रीक्वेंसी से आपको क्या पता चलेगा? सपोज कोई एक ये वाला पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, सपोज हमारे पास ये दोनों क्या है? एलेल्स हैं, ये है, इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सपोज 100 है, और दूसरी कोई एलेल है, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सपोज आप मान लीजिए 50 है। तो आपको फ्रीक्वेंसी से क्या पता चल रहा है कि कौन सी एलेल पॉपुलेशन में ज़्यादा है? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा वो वाली एलेल पॉपुलेशन में ज़्यादा मिलेगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम वो वाली एलेल आपको पॉपुलेशन में कम मिलेगी। तो एलेल की फ्रीक्वेंसी से हमको आइडिया होता है कि एलेल कितनी है, कितनी इन द सेंस उसको कितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंट है पॉपुलेशन में। ओके, चलो, तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई। अब मेन देख लेते हैं कि हार्डी-वेइनबर्ग ने कैसे अपने स्टेटमेंट को प्रूव किया था। तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए एक कैरेक्टर लिया और उसकी 2 एलेल कंसीडर कर ली, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। और कैरेक्टर सपोज हम कुछ भी ले लेते हैं, हम सपोज ले लेते हैं हेयर कलर, ले लेते हैं हेयर कलर।
हेयर कलर नहीं लेते हैं, स्किन कलर ले लेते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे हैं तो स्किन कलर विल बी बेटर ऑप्शन। तो स्किन कलर की दो एलेल्स हैं, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। ठीक है, आपको समझ में आती है बात। अब आपने पढ़ा है जब भी एक ही, मतलब हम सिर्फ दो एलेल कंसीडर कर रहे हैं, मतलब कैरेक्टर कितना है, सिर्फ एक, हमने लिया स्किन कलर। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में रेशियो क्या आता है, जल्दी बताओ क्या रेशियो आता है। अगर मैं बात करूं फिनोटिपिक रेशियो, कौन सा रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो, तो क्या आता था फिनोटिपिक रेशियो, बताओ जल्दी से। फिनोटिपिक रेशियो आता है इसमें, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, तो वो आता है 3:1। और अगर हम जीनोटिपिक रेशियो की बात कर रहे हैं, जीन्स का रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो, तो वो क्या आता था, वो आता है 1:2:1। आ रही है बात समझ में। तो 1:2:1 में क्या होता था, दो होंगी कैपिटल ए, ट्रू, 2 हो जाएगा हमारा क्या, कैपिटल ए स्मॉल ए, और लास्टली दो हमारी हो जाएंगी स्मॉल ए। इस तरीके से हम चीज़ें स्टडी करते थे। तो होमोजाइगस जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं, 1:1 के रेशियो में रहते हैं, और जो हेट्रोजाइगस रहते हैं वो 2 पार्ट्स या 2 ऑफ द टोटल फॉर्म करते हैं, 2 पार्ट्स ऑफ द टोटल फॉर्म करते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम वो चीज़ सीख कर आए हैं। समझ में आ रही है बात। तो शुरू से सुनो आप फिर से। एक हमने कैरेक्टर लिया जिसका नाम है स्किन कलर, हमने स्किन कलर की दो एलेल्स ली, कैपिटल ए और स्मॉल ए। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो 3:1 आता है, जो यहाँ पर हमारे काम का नहीं है, यहाँ पे हमारे काम का है जीनोटिपिक रेशियो, जो क्या आता है 1:2:1। 1:1 क्या होते हैं, होमोजाइगस थिंग्स होती हैं, होमोजाइगस एलेल्स होती हैं, और जो 2 पार्ट होते हैं वो हेट्रोजाइगस के होते हैं। किसके होते हैं, हेट्रोजाइगस एलेल्स के। तो अब यहाँ पे क्या किया गया, जो कैपिटल ए वाली एलेल है उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई P, और जो स्मॉल ए वाली एलेल है उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई Q। ये बात आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है। P एंड Q क्या है, P एंड Q दीज आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ एलेल्स, फ्रीक्वेंसीज ऑफ एलेल। तो P एंड Q क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलेल। ओके चलो, तो A की फ्रीक्वेंसी हो गई P एंड स्मॉल ए की हो गई Q। अब अगर हम बात करते हैं किसी भी पॉपुलेशन में कैपिटल ए, क्योंकि ऑर्गेनिज्म में क्या अब पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, या तो क्या होगा, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, या तो कैपिटल ए होगा, या तो कैपिटल स्मॉल ए होगा, या तो कैपिटल ए स्मॉल ए होगा। यही 3 पॉसिबिलिटी हैं जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिल सकती हैं। तो जिनके अंदर कैपिटल ए मिलेगा तो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, P इंटू P स्क्वायर। जिनके अंदर स्मॉल ए मिलेगा, जिनके अंदर स्मॉल ए वाली एलेल्स मिलेंगी तो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, Q इंटू Q, दैट इज Q स्क्वायर। जिनके अंदर कैपिटल ए स्मॉल ए मिलेगा, तो कैपिटल ए स्मॉल ए आपको पता है अगर हेट्रोजाइगस होते हैं तो वो 2 पार्ट्स ऑफ द टोटल फॉर्म करते हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 2, एंड ए की फ्रीक्वेंसी, कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी P एंड स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी Q, तो वो क्या हो जाएगा 2PQ। क्या हो जाएगा 2PQ। तो कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी हो गई P स्क्वायर, स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी हो गई Q स्क्वायर, एंड स्मॉल ए एंड कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी हो गई 2PQ। तो आपके पास 3 फ्रीक्वेंसीज हो गई हैं, 3 टाइप की एलेल्स के कॉम्बिनेशन की, P स्क्वायर, Q स्क्वायर प्लस 2PQ। और जब आपने हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि सारी जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनका जो सम टोटल होता है वो होता है 1, तो मतलब कि P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, है ना। P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सुना लग रहा है कहीं पे, ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, सुना लग रहा है कहीं पे कि नहीं। तो मतलब दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ द बायनोमियल एक्सप्रेशन, दैट इज P प्लस Q का होल स्क्वायर, दिस इज P प्लस Q का होल स्क्वायर, and it should be equal to 1 according to Hardy-Weinberg principle। Hardy-Weinberg principle ने बोला कि जो एलेल्स हैं उनका जो कॉम्बिनेशन है, उनकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं उसका सम 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये तो एक जनरल प्रिंसिपल वाली बात होगी। लेकिन अब आप बोलो नहीं आ रहा 1 तो क्या कर लें फिर, अगर ये जो सम है एलेल्स का, जो फ्रीक्वेंसीज का सम है, अगर ये 1 से ज़्यादा या 1 से कम होता है
तो वो हमको शो करता है इवोल्यूशन। वो हमको क्या शो करता है? इवोल्यूशन। चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिल इन अ पॉपुलेशन डिस्टर्ब्स हार्डी-वेइनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो ये जो एक्सप्रेशन है ना, p = +2² = 1, इसको हम लोग बोलते हैं हार्डी-वेइनबर्ग इक्विलिब्रियम। ओके, तो अगर इसमें कोई भी चेंज आ रहा है तो वो चेंज क्या शो कर रहा है? दैट चेंज इज डिपिक्टिंग इवोल्यूशन एंड दैट चेंज इज ड्यू टू इवोल्यूशन। समझ में आ गई बात? तो हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल क्या है और वो क्या बोलता है? इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? रिवाइज कर लो जल्दी से। स्किन कलर एक कैरेक्टर है जिसकी 2 एलिल हैं, कैपिटल ए स्मॉल है। कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी है P, स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी है Q। किसी भी पॉपुलेशन में 3 पॉसिबिलिटी है। कैपिटल ए तो फ्रीक्वेंसी हो गई P², स्मॉल ए तो फ्रीक्वेंसी हो गई Q² एंड कैपिटल ए स्मॉल ए तो फ्रीक्वेंसी हो गई 2PQ। जब हम सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हैं तो सम टोटल 1 आना चाहिए। अगर 1 से कम ज़्यादा होता है तो हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल या हार्डी-वेइनबर्ग इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है एंड दिस डिस्टर्बेंस इज ड्यू टू इवोल्यूशन। अगर 1 से ज़्यादा या 1 से कम चेंज आता है इस प्रिंसिपल में, इस कॉम्बिनेशन में, तो इसका मतलब इवोल्यूशन हुआ है। ओके, इज दैट क्लियर? चलिए, तो जब आपको ये इतनी सारी बातें समझ में आ गई हैं तो अब डिस्कशन वाली बात ये है कि ये वैल्यू 1 से चेंज कब होगी, ये वैल्यू 1 से कम या ज़्यादा कब होगी, क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे जो इस वैल्यू को चेंज करेंगे। तो चलिए फैक्टर्स देख लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी-वेइनबर्ग इक्विलिब्रियम। क्या फैक्टर्स हैं जो हार्डी-वेइनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं? नंबर 1 इज जीन माइग्रेशन। नंबर 1 जीन माइग्रेशन ऑल्सो नोन एज जीन फ्लो। सेकेंड इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। थर्ड इज म्यूटेशन। फोर्थ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड लास्टली नेचुरल सिलेक्शन। So these 5 factors are the major factor that affects Hardy-Weinberg equilibrium. चलो अब एक एक करके देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं जीन माइग्रेशन। आपको खुद समझ में आता है। सपोज एक कोई ऑर्गेनिज्म है, उसकी पॉपुलेशन, और कोई ऑर्गेनिज्म सपोज हम मान लेते हैं फॉक्सेस हैं, फॉक्स नहीं आप या फिर कुछ और कंसीडर कर लो, कोई चिड़िया है, कोई एक बर्ड है, उसकी बहुत सारी पॉपुलेशन, सपोज उसकी 1000 बर्ड्स जो हैं वो रहती हैं कहाँ पर? वो रहती है मध्य प्रदेश में। कहाँ रहती है? मध्य प्रदेश में। अब कुछ ऐसी ही सिमिलर बर्ड्स जो हैं, कुछ और या दूसरे टाइप के बर्ड्स हैं जिनका नंबर है यहाँ पे 700 और ये रहती हैं राजस्थान में, राजस्थान में रहती हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है सुनो, अब ये हो रहा है सपोज ये जो 1000 बर्ड्स थी इसमें से कुछ बर्ड्स उड़कर चली गई राजस्थान। सपोज माइनस मैं यहाँ से लिख देती हूँ 300 बर्ड्स उड़ के चली गई राजस्थान में। ठीक है, सिमिलर टाइप की बर्ड्स हैं लेकिन उसकी 1000 पॉपुलेशन मिलती है मध्य प्रदेश में और उसकी 700 पॉपुलेशन मिलती है राजस्थान में। अब मैंने क्या हुआ, कुछ जो 300 बर्ड्स हैं वो मध्य प्रदेश से उड़कर फ्लाई करके राजस्थान चली गई। तो अब मध्य प्रदेश में कितनी बची? मध्य प्रदेश में बची 700 और यहाँ पे कितने हो गए? यहाँ पे हो गए अब वो 1000। कितने हो गए अब वो यहाँ पे? 1000। तो आप मुझे बताओ दोनों जगह चेंजेस आएगी नहीं? इट इज अ जीन फ्लो फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर। एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में जीन्स का ट्रांसफर हो जाना। 300 बर्ड्स वहां उड़ के गई तो आप उसको बर्ड्स मत कंसीडर करो, आप उसको ये कंसीडर करो 300 जीन्स ऑफ मतलब जीन्स ऑफ 300 बर्ड्स फ्लोड फ्रॉम मध्य प्रदेश टू राजस्थान। अब उसके कारण क्या हो रहा है? हेयर जीन फ्रीक्वेंसीज चेंजेस इन बोथ द पॉपुलेशन। अब यहाँ जो फ्रीक्वेंसी थी वो भी चेंज हुई होगी, यहाँ फ्रीक्वेंसी कम हुई है और इस वाली फ्रीक्वेंसी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुई है। तो जीन माइग्रेशन बेसिकली होता क्या है? किसी एक पॉपुलेशन से किसी दूसरी पॉपुलेशन में जीन्स का माइग्रेट होना, जीन्स का माइग्रेशन हो जाना। माइग्रेशन मतलब ऐसे भी होता है जगह चेंज करना। तो माइग्रेशन हो गया जिसके कारण दोनों पॉपुलेशन में, ओल्ड एंड न्यू दोनों पॉपुलेशंस में हमको फ्रीक्वेंसीज में चेंजेस देखने को मिलेंगे। और अगर फ्रीक्वेंसीज में चेंजेस होते हैं तो अल्टीमेटली क्या अफेक्ट होता है? हार्डी-वेइनबर्ग इक्विलिब्रियम। वो जो वैल्यू है इक्वल टू 1 वो 1 के बराबर नहीं आएगी। जीन फ्लो अकर्स इफ माइग्रेशन हैपन मल्टीपल टाइम। अब जीन माइग्रेशन क्या होता है ये तो आपको समझ में आ गया। आप इसी को जीन फ्लो कब बोलोगे? तो जीन फ्लो एंड जीन माइग्रेशन ऑफन ऐसे बिल्कुल एक्सचेंजेबली यूज होते रहते हैं, लेकिन जीन फ्लो की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? अगर जीन माइग्रेशन बार कई बार हो रहा है तो अब आप उसको बोलोगे जीन फ्लो।
अगर वो एक ही बार हो रहा है, ठीक है, तो वो हो जाता है माइग्रेशन। लेकिन बार बार माइग्रेशन होता जा रहा है तो अब आप उसको बोलते हो जीन फ्लो। ओके, इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट अफेक्टिंग हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल इज जीन माइग्रेशन, और आपको क्लियर हुआ कि जीन माइग्रेशन का मीनिंग क्या होता है। ओके, चलिए लेट्स डिस्कस अनदर फैक्टर जिसका नाम है जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है? जीन फ्लो बाय चांस। आपको जीन माइग्रेशन समझ में आया, आपको जीन फ्लो समझ में आया कि अगर माइग्रेशन जो है, जीन माइग्रेशन बार बार होता जा रहा है तो आप उसको बोलने लगते हो जीन फ्लो। लेकिन जीन फ्लो अचानक से बाय चांस अपने आप हो गया, चाह नहीं रहा था कोई इधर उधर जाना, अचानक से कुछ हो गया और उसके कारण फ्रीक्वेंसीज में चेंज आ गया, दैट विल बी नोन एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? जीन फ्लो बाय चांस, जीन फ्लो बाय चांस, इंटेंशनली नहीं, बाय चांस जीन फ्लो हो गया जिसके कारण फ्रीक्वेंसीज चेंज हो गई। अब एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। देखो, सपोज कोई एक एरिया है बहुत बड़ा, ठीक है, ऐसे करके एक बड़ा सा एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे फ्रॉग्स रहते हैं, या फिर बीटल्स ले लो, आप किसी को भी एग्जांपल ले लो, बीटल्स रहते हैं, बहुत सारे बीटल्स रहते हैं। अब क्या हुआ, यहाँ पे अचानक से नदी जो है उसने अपना डायरेक्शन चेंज करा और अचानक से यहाँ बारिश वारिश हुई, बाढ़ आई और ये पूरी ये जो बीच का पार्ट था, इतना पार्ट यहाँ से हट गया, वो बारिश के पानी के साथ बह गया। अब ये एरिया और ये एरिया अलग अलग हो गए कि नहीं, आइसोलेटेड हो गए कि नहीं, दिस इज डिफरेंट एंड दिस इज डिफरेंट। तो अब यहाँ पे जो चीजें थी वो क्या इंटेंशनली हुई? कोई जानबूझ के यहाँ से यहाँ जाना चाह रहा था क्या, या फिर वो यहीं परमानेंट रहना चाह रहा था? नो, बाय चांस बारिश हुई, रास्ता खत्म हो गया तो वो जीन फ्लो हो गया। दिस इज नोन एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब अगर ये भी हो रहा है तो क्या होगा, पहले ये एज अ होल था, अब यहाँ पे भी कुछ चेंज आएंगे इस रीजन में फ्रीक्वेंसी में, और इस रीजन में भी फ्रीक्वेंसीज में कुछ चेंज आएंगे, और अगेन अगर फ्रीक्वेंसीज में चेंज आया तो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम भी अफेक्ट होगा। यहाँ देख लो क्या लिखा है, समटाइम्स चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज सो डिफरेंट दैट द न्यू सैंपल ऑफ पॉपुलेशन दैट दे बिकम अ डिफरेंट स्पीशी। अभी जो चेंजेस हो रहे हैं या फिर कुछ भी अचानक से चेंजेस हुआ जिसके कारण एक नई पॉपुलेशन बनी, ठीक है, बाय चांस ही हुआ ना, वो चाहते तो नहीं थे ऐसा हो जाए, बाय चांस जो चेंजेस हुए जिसके कारण एक न्यू पॉपुलेशन फॉर्म हुई। तो कभी कभी वो चेंजेस इतने ड्रास्टिक होते हैं कि जो नई पॉपुलेशन बनती है वो बिल्कुल ही कुछ अलग से नया सा बन जाता है, न्यू पॉपुलेशन बन जाती है। इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं फाउंडर्स इफेक्ट। क्या बोलते हैं इस इफेक्ट को हम लोग? फाउंडर्स इफेक्ट। तो फाउंडर्स इफेक्ट क्या होता है? द ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन बिकम फाउंडर एंड द इफेक्ट इज कॉल्ड द फाउंडर इफेक्ट। बहुत सारे बर्ड्स हैं यहाँ पे, या कुछ भी हैं, बीटल्स हैं, फ्रॉग्स हैं, कुछ भी हुआ, अब इनको कोई ज़्यादा खा रहा था या कुछ तो भी दिक्कत थी, तो ये ड्रिफ्ट अचानक से क्या हुआ, यहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ, जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो कुछ लोग अचानक से बाय चांस यहाँ पे आ गए। अब ये जब यहाँ पे आए तो ये इतने ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो गए, ये इतने ज़्यादा अलग दिखने लगे कि अब ये और ये अब आपको बोल ही नहीं सकते कि ये सेम पॉपुलेशन थे, ये बिल्कुल एक नई पॉपुलेशन बन गए अपने आप में। तो ये नई जो पॉपुलेशन बने ये जेनेटिक ड्रिफ्ट के बाद बने ना, ओरिजिन स्टार्टिंग से अलग तो नहीं थे। तो अब ये वाली जो पॉपुलेशन है ये यहाँ पे कहलाने लगेगी फाउंडर्स। क्या कहलाने लगेगी? फाउंडर्स। फाउंडर्स आप किसको बोलते हो? जिसने वो चीज़ बनाई है। तो ये वाली जो पॉपुलेशन है इनसे बनी है इसलिए इनको बोलेंगे फाउंडर्स, और जो इफेक्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं फाउंडर्स इफेक्ट। तो फाउंडर्स इफेक्ट इज अ रिजल्ट ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण फाउंडर्स इफेक्ट होता है, नई पॉपुलेशन क्रिएट होती है। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? ठीक है, तो हमको आपको सेकंड रीजन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि सेकंड रीजन क्या है, द फैक्टर अफेक्टिंग हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। थर्ड हम लोग देख लेते हैं म्यूटेशन। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है म्यूटेशन होता क्या है। इट रिजल्ट्स फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ न्यू फिनोटाइप। अगर जीन में, जेनेटिक्स में, हमारे क्रोमोसोम में या डीएनए में कोई भी सडन चेंज होगा तो वो चेंज जो है वो डिफ्लेक्ट होगा ना, अपीयर होगा ना, दिखेगा ना किसी ऑर्गेनिज्म में, और दिखना इज द फिनोटाइप, है ना, दिखना इज द फिनोटाइप, और इसी को हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन। तो जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन ये जो म्यूटेशंस हैं ये एक्यूमुलेट होते जाते हैं बिकॉज म्यूटेशंस आर इनहेरिटेबल। जीन में चेंज मतलब इनहेरिट होंगे, और अल्टीमेटली नई स्पीशीज फॉर्म होती हैं, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीशिएशन। और जब चेंजेस हो रहे हैं, म्यूटेशन हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसीज में चेंज आएगा, एलील की फ्रीक्वेंसीज में चेंज आएगा।
और एलिल की फ्रीक्वेंसी में चेंज आना मतलब हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में चेंजेस आना। दैट इज इट। समझ में आया आपको? तो थर्ड फैक्टर क्लियर हो गया, दैट इज म्यूटेशन। फोर्थ फैक्टर की बात करते हैं जिसका नाम है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस कब होती है? ड्यूरिंग मियोसिस। जब मियोसिस होता है, आपकी बॉडी में गैमेट फॉर्मेशन होती है, तब होती है प्रोसेस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की। इस टाइम पे क्या होता है? इट इज द रीशफलिंग ऑफ जीन कॉम्बिनेशन ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर रिजल्टिंग इन जेनेटिक वेरिएशन। जब ये क्रॉसिंग ओवर होती है, जो हमारे सिस्टर क्रोमैटिड्स, जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में जो ये चेंजेस होते हैं जेनेटिक मटीरियल का, इस टाइम पर जो एलेल्स होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज अफेक्ट होती है और ऐसे करके पूरी पॉपुलेशन में अफेक्ट होती है और हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल अफेक्ट होता है। तो दिस इज द फोर्थ एग्जांपल, दैट इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अगला देखते हैं नेचुरल सिलेक्शन। लास्ट क्या देखते हैं? नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? जब मैंने आपको डार्विन की थ्योरी पढ़ाई है तो मैंने उसमें आपको समझाया है कि जो ऑर्गेनिज्म इस एनवायरनमेंट में खुद को बेटर अडेप्ट करता है, नेचर उसको सिलेक्ट कर लेता है, उसका सर्वाइवल होता है, वो रिप्रोड्यूस करता है और अपने नंबर इंक्रीज करता जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज नेचुरल सिलेक्शन। लेकिन नेचुरल सिलेक्शन जो होता है, इट इज ऑफ 3 टाइप। इट इज ऑफ 3 टाइप। कैसे 3 टाइप? फर्स्ट इज स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। First is stabilizing, second is directional selection, and third is disruptive selection. तो natural selection, it is of 3 type: stabilizing selection, second is directional selection, and third is disruptive selection. अब तीनों इनमें क्या डिफरेंस है, चलो देखते हैं। बहुत ईजी है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। स्टेबलाइजिंग का क्या मतलब है? अगर आप स्टेबलाइजिंग का ग्राफ देखते हो तो आपको एकदम पीक मिलेगा बहुत ज़्यादा। इसमें इस वाले ग्राफ में आपको एक बहुत हाई पीक देखने को मिलेगा। ये पीक आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? ये पीक ये चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि सपोज कि हमारे पास ऑप्शंस थे इतने टाइप के कैरेक्टर्स कोई भी पॉपुलेशन जो है वो एक्वायर कर सकती थी। ये कुछ थे, ये कुछ कॉम्बिनेशन थे जीन के जो कि कोई भी पॉपुलेशन में आ सकते थे। तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन आप जब बोलोगे जब मैक्सिमम पॉपुलेशन ने जो मैक्सिमम वैल्यू वाला कैरेक्टर है, जो सबसे ज़्यादा जो कैरेक्टर है वो एक्वायर कर लिया, दिस इज नोन एज स्टेबलाइजिंग। मतलब यहाँ ज़्यादातर पॉपुलेशन ने कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ एलएस ले लिया है, कौन सा जीन ले लिया है, कैपिटल ए स्मॉल है, बिकॉज वो मैक्सिमम है। हेयर मोर इंडिविजुअल एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू। तो जो मीन कैरेक्टर वैल्यू होती है, मीन कैरेक्टर वैल्यू आप इसे कैसे बोल रहे हो? जो सबसे ज़्यादा है, जो मैक्सिमम है, वो अगर यहाँ पे एक्वायर कर ली तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। तो यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन के अंदर कौन सा वाला एलेल का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है? कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। दिस इज नोन एज स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, स्टेबलाइजिंग टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। समझ में आई आपको बात? ठीक है। अब सेकंड हम लोग देख लेते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन। तो डायरेक्शनल, उसका नाम ही आपको समझ में आ रहा है डायरेक्शनल। यहाँ आपको पीक देखने को नहीं मिलेगी। या तो ग्राफ इस साइड पे मूव हुआ होगा या तो ग्राफ इस साइड पे मूव हुआ होगा। दोनों में से किसी एक साइड आपको शिफ्ट देखने को मिलेगी। अब इस शिफ्ट से आपको क्या समझ में आएगा? इस शिफ्ट से आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ने मीन कैरेक्टर वैल्यू को एक्वायर नहीं किया है। यहाँ पे आइदर ऑफ द टू पेरिफेरल वैल्यूज को यहाँ पॉपुलेशन में एक्वायर किया गया है। या तो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन में कैपिटल होगा या तो उसमें स्मॉल ए होगा, और जो भी वैल्यू होगी उस हिसाब से जो ये हमारा ग्राफ है वो इस साइड या इस साइड की तरफ शिफ्ट हुआ होगा। मतलब कि उसमें उसमें मीन कैरेक्टर वैल्यू जो है वो नहीं रहेगी, शिफ्टिंग हो जाएगी। तो क्या लिखा हुआ है? हेयर इंडिविजुअल ऑफ वन एक्सट्रीम वैल्यू अदर देन मीन कैरेक्टर वैल्यू, अदर देन मीन कैरेक्टर वैल्यू। इसको छोड़ के या तो इधर वाला भी जा सकता है या तो इधर वाला। दोनों जो वैल्यूज हैं अदर देन मीन कैरेक्टर वैल्यू, उसको यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ने एक्वायर कर लिया है। दिस इज नोन एज डायरेक्शनल सिलेक्शन। एक तरफ में कहीं शिफ्ट हो जा रहा है, डायरेक्शनल। ओके, चलो, तो 2 टाइप के सिलेक्शन आपको समझ में आ गए। अब हम थर्ड बात कर लेते हैं, दैट इज डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन। तो डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपको 2 पीक्स देखने को मिल रही हैं, 1 पीक एंड 2 पीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे इंडिविजुअल्स ने
मीन कैरेक्टर वैल्यू जो है उसको तो बिल्कुल भी एक्वायर नहीं किया है, लेकिन जो नंबर है, जो फ्रीक्वेंसी है पेरिफेरल वैल्यूज की, जो रिमेनिंग वैल्यूज की, वो बराबर हैं। मतलब जितने कॉम्बिनेशन कैपिटल ए कैपिटल के हैं उतने ही कॉम्बिनेशन स्मॉल ए एलएस वाले भी हैं। तो दैट इज व्हाई हियर आर टू पीक। यहाँ पर हमको इस वाले ग्राफ में टू पीक्स देखने को मिलेंगी। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन। किसका? डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, हेयर इंडिविजुअल ऑफ बोथ एक्सट्रीम्स पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू एट बोथ एंड्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आर मोर फेवर्ड। तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे ज़्यादा फेवर्ड होती हैं। सो हेयर वी स्टडी 3 टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। रिवाइज कर लो। स्टेबलाइजिंग में क्या होगा? मीन कैरेक्टर वैल्यू को पूरी पॉपुलेशन एक्वायर कर लेगी तो एकदम पीक देखने को मिलेगी ग्राफ में, ठीक है। अगर यहाँ बात करें डायरेक्शनल में तो क्या होगा? या तो ये वाली वैल्यू या तो ये वाली वैल्यू, जो अदर देन मीन कैरेक्टर वैल्यू उसमें से कोई एक ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन में पाई जाएगी, ठीक है ना। तो उस तरीके से ग्राफ किसी एक तरफ में शिफ्ट होगा। और अगर हम बात करते हैं थर्ड, जिसका नाम है डिस्ट्रप्टिव, तो उसमें ये जो मीन कैरेक्टर वैल्यू है उसको छोड़ के बाकी रिमेनिंग 2 वैल्यूज इक्वल प्रोपोर्शन में, इक्वल फ्रीक्वेंसीज में मिलेंगी। दैट इज व्हाई हियर 2 पीक्स आर ऑब्टेन। यहाँ पे इसलिए हमें 2 पीक्स मिलेंगे। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? आपको ये तीनों ही बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी और साथ ही साथ में ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग हमारा क्या हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। लास्ट एक एग्जाम्पल के थ्रू उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। पहले तो बॉडी साइज, तो दिस इज डायरेक्शनल, सॉरी दिस इज स्टेबलाइजिंग, दिस इज डायरेक्शनल एंड दिस इज डिस्ट्रप्टिव। यहाँ पे मीन कैरेक्टर वैल्यू ज़्यादा है तो देखो ग्राफ एकदम पॉइंटेड है। यहाँ पे किसी इस तरफ में आपको राइट शिफ्ट हुआ दिख रहा है ग्राफ, है ना। और यहाँ पे आप देखो 2 पीक्स दिख रही है बिकॉज जो अदर देन मीन कैरेक्टर वैल्यू वाली जो 2 फ्रीक्वेंसीज हैं वो बराबर हैं। सेकेंड उन्होंने दिखाया फर कलर ऑफ रैट। तो फर कलर ऑफ रैट में उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन शो किया है। दिस इज स्टेबलाइजिंग, दिस इज डायरेक्शनल एंड दिस इज डिस्ट्रप्टिव, दिस इज डिस्ट्रप्टिव। सो हियर वी आर डन विद हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल और हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इटसेल्फ। बहुत कॉमनली स्कूल बोर्ड्स में पूछेंगे, है ना। तो अगर आपको सो वी आर डन, है ना। दैट इज ऑल फॉर टुडे। अगर कोई भी डाउट होता है तो अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। साथ ही साथ में अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से करिएगा लाइक और स्टेप अप अकेडमी को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।